चालाक बहू। रमेश अपनी बीवी तारा को उसके ससुराल से लेकर लौट रहा था। कड़ाके की धूप होने की वजह से दोनों रास्ते में एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। उन्हें पता नहीं, उसी पीपल के पेड़ पर एक भूत रहता है जो तारा की खूबसूरती देखकर उसका आशिक हो जाता है। वाह, कितनी खूबसूरत है और इसका पति कितना काला। इसका पति तो मुझे होना चाहिए था। एजी, बहुत प्यास लगी है, पानी। अभी देता हूँ। अरे, पानी तो खत्म हो गया है। अब क्या होगा? मुझे तो बहुत प्यास लगी है। चिंता क्यों करती हो? आते हुए पास ही कुआं देखा था मैंने, अभी ले आता हूँ। जल्दी आना। देखा, ये इसके पति के लायक है ही नहीं। इसकी जगह मैं पति होता तो चुटकी बजाते ही पानी ले आता। क्या करूं? हाँ? अरे हाँ, इसकी जगह मैं अभी भी इसका पति बन सकता हूं। क्यों ना इसे पानी भरते हुए कुएं में धकेल दूं? अरे अरे अरे, बचाओ बचाओ बचाओ। अब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। लो पानी। अजी, आप मेरे पीछे कैसे? आप तो उस तरफ गए थे ना? हाँ, पर उस कुएं का पानी ठंडा नहीं था तो उस तरफ चला गया। लो पियो। सचमुच बड़ा ठंडा पानी है। तो घर चले? पहुँचते पहुँचते रात ना हो जाएगी? रात को मुझे बड़ा डर लगता है। सुना है शाम होते ही भूत प्रेत जाग जाते हैं। अरे तुम तो इतनी सुंदर हो कि भूत भी देखेगा तो प्यार करने लगेगा। धत, आप भी ना। चलिए अब। अरे बचाओ बचाओ, कोई है? बचाओ। आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है। देवर जी, ऐसे कटार नजरों से मत देखो। अभी 4 दिन बहू मेरे कमरे में ही रहेगी। क्यों? भूल गए? हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है, चौथे की विदाई के बाद 4 दिन बहू अपने पति से नहीं मिलती। अजीब सा रिवाज है। मैंने सोचा था इतनी खूबसूरत तारा को उसका पति बनकर खूब प्यार करूंगा, और यहाँ जी तो चाहता है इन सबको गायब कर दूं। खैर, कोई बात नहीं, 4 दिन भी गुजर जाएंगे। उसके बाद तो मैं, तारा और हमारा प्यार। अरे भाई, कोई है? बचाओ, कोई तो बचाओ। इतने बड़े गांव में कोई है नहीं क्या? बाप रे, ये तो खून पीने वाला भूत लगता है। अरे गन्ने के रस वाले भाई, मैं भूत नहीं हूँ। कल ही तो मैं अपनी बीवी के साथ बैलगाड़ी में आ रहा था। अरे आपकी दुकान से गन्ने का रस पिया था। पहचानता हूँ मैं। और उसे पहचानते ही वो रस्सी डालकर रमेश को कुएं से बाहर निकालता है। उसकी सारी बात सुनकर वो कहता है, मैंने भी हमारे गांव के इस भूत के बारे में सुना है। अब तो आपको जल्दी गांव जाना चाहिए, कहीं वो आपकी बीवी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। अरे तुम यहाँ कैसे आए? दरवाजा तो बंद है। हाँ, वो मैंने ही आते हुए बंद किया। भाभी आ ना जाए। क्यों? तुम्हें प्यार करने के लिए 2 दिन हो गए। अजी, थोड़ा सब्र कीजिए, शर्म कीजिए। तारा, इससे दूर रहना, ये धोखेबाज है। अरे आप दोनों
उससे दूर हटो तारा, वो धोखेबाज है। धोखेबाज मैं नहीं तारा, ये है। मुझे देखो, मैं ही तो तुम्हें लेकर आया था। हाँ, क्योंकि जब मैं तुम्हारे लिए पानी लेने गया था तब इसने मुझे कुएं में धक्का दे दिया और मेरा रूप लेकर यहाँ आ गया। दोनों में काफी तर्क वितर्क होता है। भाभी, रमेश के मदर फादर सभी आकर सारी बात सुनते हैं, पर किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि कौन असली रमेश है और कौन भूत रमेश है। दोनों ही अपने आप को असली कहते हैं। आखिर रमेश की भाभी कहती है, पापा, इनके बारे में मैं एक गुप्त बात जानती हूँ जो देवर जी ने सिर्फ मुझे बताई थी। कौन सी बात बहू? इन दोनों को अलग अलग कमरे में बंद कर दो, तब मैं बात बताती हूँ। अगर ये सुन लेंगे तो साबित कैसे होगा कौन असली है और कौन भूत? और भाभी के कहने पर दोनों एक एक कमरे में बंद कर दिए जाते हैं। भूत कमरे में बंद होता हुआ सोचता है, मुझे कमरे में बंद करके क्या फायदा? इन्हें पता नहीं, मैं इनकी बात सुने इनके कमरे में भी पहुंच सकता हूँ। अब बताओ बहू, वो कौन सी बात है? पापा जी, देवर जी ने अपनी तपस्या से ऐसी कला पाई है कि अगर मैं बोतल में राई का दाना डाल दूं ना और उसे निकालने को कहूँ तो वो अपने आप को धुएं में बदलकर बोतल में घुसकर राई का दाना निकाल सकते हैं। और जो नहीं निकाल पाएगा समझो वो नकली देवर जी हैं। बेवकूफ कहेंगी, इसे पता नहीं। बॉटल तो क्या, एक छोटी सी डिब्बी में भी मैं घुसकर दाने निकाल सकता हूँ। मतलब कल तारा मेरी होगी। और दूसरे दिन सभी के सामने उन दोनों को लाया जाता है। भाभी एक बोतल का ढक्कन खोलती हुई कमरे के बीचों बीच रखती हुई राई का दाना दिखाती हुई कहती है, देवर जी, मैं ये राई का दाना इस बोतल में डाल रही हूँ। तुमने मुझे एक बार बताया था ना, तुम अपनी तपस्या से बोतल में घुसना सीख गए हो। जल्दी से घुसकर ये राई का दाना निकाल कर दिखाओ, हम समझ जाएंगे असली देवर जी तुम ही हो। पापा जी, ये धोखेबाज भूत है। हमारे असली देवर जी तो वो ही है। पर भाभी, आपने ये सॉल्यूशन कैसे सोचा? तुम्हारी बात सुनकर तो मैं समझ गई थी, ये तो भूत है और भूत धुआं बनकर कहीं भी समा सकता है। इसलिए मैंने तुम दोनों को अलग अलग कमरे में बंद करके रखा था और पापा को तुम्हारी तपस्या की झूठी बात बताने का नाटक किया। मैं जानती थी ये भूत हमारी बात सुनकर जरूर आएगा और अपने आप को असली साबित करने के चक्कर में बोतल में जरूर घुसेगा और तभी मैं इसे कैद कर लूंगी। धोखा, इतना बड़ा धोखा। आज एक बात मेरी समझ में आ गई है, किसी की भी बात सुनकर तुरंत एक्शन नहीं लेना चाहिए, वरना ऐसे ही झूठ सामने आ जाता है। भूतिया टैटू। शिवपुरा गांव में 3 जमींदार भाई रहते हैं। उनमें से एक भाई रघुवीर अपने घर पर आराम से सो रहा है कि आधी रात को अचानक एक अजीबोगरीब घटना हो जाती है। कौन हो तुम? हरी मौत। बचाओ, बचाओ, बचाओ। दूसरे दिन जमींदार के सबसे छोटे भाई की मौत से पूरे गांव में हंगामा हो जाता है। समझ में नहीं आ रहा, आखिर जमींदार के छोटे भाई को मारने की कौन हिम्मत कर सकता है? हाँ, उनकी तरफ आंख उठाकर देखने की भी किसी में हिम्मत नहीं होती। फिर भाई, भाई ये क्या हो गया? किसने मारा तुम्हें? हाँ, एक बार बता दो भाई, उसके टुकड़े टुकड़े करके खाड़ी में ना फेंक दिया तो कहना। भाई, मेरे भाई।
हाँ? कौन कौन हो तुम? तेरी मौत। मौत? हाँ, मौत को मौत देने की गलती कर रहा है। तेजू, तेजू, तेजू! किसने मारा? किसने मारा? किसने मारा मेरे भाई? किसने? तू तो अपने भाई के हत्यारे के टुकड़े टुकड़े करने वाला था। तुझे कागज के टुकड़े? भोला का पेपर? हाँ? भोला के? जमींदार जी, ये आपने अपने हाथ पर भोला कब लिखवाया? भोला? ये लिखवाने की आदत तो रघुवीर की थी। वो जब भी जिसकी जमीन अपने नाम करता, उसका नाम अपनी बॉडी पर लिखवा लेता था। वही तो। फिर आपके हाथ पर कैसे लिख गया? वो भी लाल अक्षर में। रघुवीर भाई तो सारे नाम काले अक्षर में ही लिखवाते थे। तो ये लाल अक्षर में कैसे? वो भी मेरे हाथ पर। मैंने तो कभी नहीं लिखवाया। मुझे तो वैसे भी अपने शरीर पर ये सब लिखवाने और बनवाने से नफरत है। जमींदार जी, यहाँ पड़े कागज के टुकड़े पर भोला का नाम, आपके हाथ पर भी भोला का नाम। कहीं इन सब के पीछे भोला का हाथ तो नहीं? अरे भोला का हाथ कैसे हो सकता है? उसे तो हम मार कर खाड़ी में फेंक चुके हैं। उस टैटू बनाने वाले का हाथ हो सकता है। जाओ जाओ और उसे अभी के अभी पकड़ कर लाओ। जमींदार के इतना कहते ही दोनों आदमी जाते हैं और टैटू बनाने वाले को खींचते हुए उनके सामने ला खड़ा करते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। अरे मेरी गलती क्या है? हैं? जमींदार साहब, जमींदार साहब। ये टैटू किसने बनाया? बोलो। मैंने नहीं बनाया जमींदार साहब। झूठ बोला तो तुझे भी मारकर खाई में फेंक दूंगा। तू ही तो बनाता था रघुवीर के पूरे बदन पर टैटू। हाँ? ये भी रघुवीर के बदन पर बनाया था। आपके बदन पर कैसे आया? वो तो तू बताएगा। भाई की पूरी बॉडी पर ब्लैक टैटू से नाम लिखा है, फिर ये एक नाम लाल से क्यों है? जमींदार साहब, वो कुछ। अगर कुछ भी झूठ बोला तो समय से पहले तेरा अंतिम समय आ जाएगा, समझा? चल बता। वो आप तो जानते हो जमींदार साहब, रघुवीर भाई बड़े जिद्दी थे। जब भी वो अपने बदन पर किसी का नाम लिखवाना चाहते, तुरंत नहीं लिखा तो वो हाथ पैर तोड़ देते थे। जब रघु भाई ने भोला का नाम लिखवाने को बुलाया तो मैं डर गया। मेरे पास टैटू मशीन की इंक नहीं थी, शहर जाकर लाने का भी टाइम नहीं था। मैं आ ही रहा था कि मैंने देखा एक पेड़ पर से लाल रंग टपक रहा था। मैंने उसे मशीन में भर लिया। भरने के बाद मैंने देखा वो भोला की लाश थी। क्या? हाँ जमींदार साहब, रघु भाई को बताने की हिम्मत नहीं थी। मैंने उसी लाल खून से उनके हाथ पर टैटू बना दिया। अरे पर मेरे हाथ पर ये टैटू? अरे टैटू कहाँ गया? कौन हो तुम? भोला। भोला? भोला? हाँ, गांव के दूसरे गरीब किसानों की तरह तुम भाइयों ने मुझे भी मारकर मेरी सारी जमीन पर कब्जा कर लिया, पर मैं मरकर भी नहीं मरा। तुम तक पहुंचने का रास्ता खोजता रहा। वो रास्ता मुझे इस टैटू की शक्ल में मिला। मरते मरते मेरा खून अपना बदला लेने के लिए तुम्हारे भाई और अब तुम तक पहुंच गया। आज तक तुम भाइयों ने गांव के कई किसानों को मारा, अब तुम्हारी बारी। बचाओ! 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 बचाओ!
अरे ये क्या है? अरे भागो 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 मत काका, मैं आपका भोला हूँ। आप लोग कहते थे ना, जब भी कोई गांव से जाता है अपनी जमीन इन 3 भाइयों के हवाले क्यों कर जाता है? कोई नहीं करता था काका। ये भाई ही जिसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते थे उसे मारकर खाई में फेंक देते थे, और उसकी जमीन पर कब्जा करके हम भोले भाले लोगों को बता दिया करते थे कि वो जमीन हमारे नाम करके गांव छोड़ गया है। क्या? हाँ, बता। मुझे बचा लो काका, मुझे बचा लो। मैं पूरे गांव की जमीन वापस कर दूंगा, कुछ भी अपने पास नहीं रखूंगा, पर मुझे बचा लो, मुझे बचा लो काका। भला बेटे, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है काका। मैं आप लोगों को इंसाफ दिलाने ही आया हूँ, वरना कुछ दिनों बाद आप लोगों की जमीनें भी इसकी हो जाती। जब तक ये सबकी जमीनें वापस नहीं करेगा मैं इसके साथ रहूंगा। जमींदार साहेब, अब कोई भी उपाय कर लो, आप इससे उसी उपाय से बच सकते हैं जो आपने खुद अपने मुंह से भोला के सामने कहा है। हाँ काका, आज एक बात मेरी समझ में आ गई है कि बुरे काम करने वालों को सजा दिलाने में इंसान का शरीर भले हार जाए, पर आत्मा उसे सजा देकर ही रहती है।